आतिशी जी, बजट पर चर्चा प्लीज। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे जो बजट माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उस पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को बधाई देना चाहूँगी इस शानदार बजट के लिए, और इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि उन्होंने इस साल जो बजट प्रस्तुत किया वो 7वां ऐसा बजट है जिसमें बजट का 1/4 यानी 25% बजट शिक्षा को दिया गया है। इसके लिए इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा, सबसे पहले कि किसी सरकार ने 25% बजट शिक्षा को दिया है और वो भी 7 साल लगातार। मुझे याद है कि कई साल पहले की बात है, मैं राजनीति में आने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम किया करती थी और हम अक्सर सरकार के पास जाते थे, केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखा करते थे और तब हमारी ये मांग होती थी कि केंद्र सरकार 6% अपना बजट शिक्षा पर खर्च करे और केंद्र सरकार वो 6% बजट भी शिक्षा पर नहीं खर्च किया करती थी। और दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 25% बजट इतने सालों तक शिक्षा को दिया है वो काबिले तारीफ है। इन 6 सालों में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी है, इस 25% बजट से शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव आए। मुझे याद है कि 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। हमारे सदन में भी जो सदस्य मौजूद हैं उन्हें भी याद होगा कि जब हम सरकारी स्कूल के अंदर घुसते थे 6 साल पहले तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसा होता था सरकारी स्कूल, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुए होते थे, पंखे टूटे हुए होते थे, बच्चे फर्श पे टाट पट्टी पे बैठे हुए होते थे, टीचर अक्सर क्लास से बाहर हुआ करते थे। अगर 6 साल पहले हम किसी को ये कहते कि एक समय ऐसा आएगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आएंगे तो शायद कोई विश्वास नहीं करता। अगर 6 साल पहले हम किसी को कहते कि सरकारी स्कूल से हर साल 300 से ज़्यादा बच्चे IIT का एग्ज़ाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे तो शायद कोई विश्वास ना करता। अगर हम 6 साल पहले कहते कि हमारे सरकारी स्कूलों से 500 से ज़्यादा बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन 6 साल में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पिछले 6 साल में हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लेकर आए। आज इसका क्या मतलब है? आज इसका मतलब है कि एक गरीब परिवार से आने वाला बच्चा जिसके पास बड़े बड़े महंगे प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, उसे भी अच्छी शिक्षा मिलती है, उसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये क्रांतिकारी बदलाव जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए हैं, ना सिर्फ दिल्ली और भारत में इन क्रांतिकारी बदलावों की चर्चा है, बल्कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है कि इतने छोटे समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। लेकिन अभी भी शिक्षा को लेके कई बड़े सवाल हमारे देश के सामने और मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। क्या जो 14 साल बच्चा हमारे स्कूल में रहता है, क्या जब वो उस शिक्षा को प्राप्त करके आगे बढ़ता है तो क्या वो एक अच्छा इंसान निकल कर आता है? क्या वो एक अच्छा नागरिक निकल कर आता है? क्या वो एक सच्चा देशभक्त निकल कर आता है? और शायद ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है ही। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आए दिन जब हम सुबह अखबार के पन्ने पलटते हैं तो रोज़ पहले पन्ने पे या दूसरे तीसरे पन्ने पे महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा हेडलाइन पर होती ही है। कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, कहीं उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं। तो ये सवाल उठता है कि शिक्षित होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ हिंसा कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, क्या हम उसे वास्तविक में शिक्षित माने? अक्सर ये पढ़ने को आता है कि बड़े बड़े अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इस देश में सरकारी अफसर बनने के लिए बहुत शिक्षित होना ज़रूरी है, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। लेकिन इतनी शिक्षा के बाद भी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो क्या हम उसे वास्तविक तौर पे शिक्षित माने? देश में, दुनिया में आतंकवाद के इतने मसले सामने आते हैं,
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हिंसा के मामले सामने आते हैं। तो ये तो हमारी देश की, हमारी पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अगर हमारे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, हमारे कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे जाति और धर्म के नाम पे हिंसा करने को तैयार हैं, महिलाओं के साथ हिंसा करने को तैयार हैं, रिश्वत लेने को तैयार हैं, तो हम उन्हें कैसी शिक्षा दे रहे हैं? जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बजट में सीसीटीवी कैमरास लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि क्राइम को रोकने का यही तरीका है। वो बसों में मार्शल लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे उनकी बहनों के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। हम डिमांड करते हैं कि पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाए, लेकिन शायद ये लगता है कि हालांकि ये कदम बहुत ज़रूरी हैं, ये कदम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देते हैं समस्याओं का। और इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इन समस्याओं का क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, उस पर एक शुरुआत की है इस बजट में, जहाँ पे वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लाने की उन्होंने बात की है। उसके लिए मैं दोनों को बधाई देना चाहती हूँ। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे स्कूलों से पढ़ा लिखा बच्चा रिश्वत ले रहा है तो हमारी अभी की शिक्षा फेल है। अगर वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा कर रहा है तो हमारी अभी की शिक्षा फेल है। अगर वो धर्म और जाति के नाम पे हिंसा कर रहा है तो हमारी अभी की शिक्षा फेल है। अगर ये देशभक्ति पाठ्यक्रम जिस तरह दिल्ली के स्कूलों में लाया जा रहा है, और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से दिल्ली की शिक्षा क्रांति अब पूरे देश में फैल रही है, उसी तरह से ये देशभक्ति पाठ्यक्रम जब पूरे देश में लाया जाएगा तो हम इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े बदलाव दिल्ली में और पूरे देश में भी देखेंगे। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक देशभक्त जो महिलाओं का भी सम्मान करना जानता हो, जो बुजुर्गों का भी सम्मान करना जानता हो, जो हमारे शहर के, हमारे देश का जो पर्यावरण है उसके साथ कोई अत्याचार ना कर हो, वो चाहता हो, जो ये देख सके कि महिलाओं को, चाहे वो सड़कों पे चल रही हों, चाहे वो बसों में जा रही हों, चाहे अपने घरों में, उनका सम्मान हो, उनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा ना हो। मैं ये मानती हूँ कि ऐसे बड़े बड़े बदलाव अब दिल्ली में और पूरे देश में आएंगे। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ लाल किला देखने गई थी। तो मेरे साथ हमारी तब 8 साल की भांजी थी साथ में। तो लाल किले में वो जो हाथ से चलने वाले पंखे होते हैं ना, तो उस पंखे को देख के मेरी 8 साल की भांजी ये कहती है कि ये क्या है? तो मैंने कहा कि उस समय पे बिजली नहीं होती थी, इसलिए हाथ से चलने वाले पंखों की ज़रूरत है। तो उसे देख के वो कहती हैं कि अच्छा, ऐसा भी होता था क्या एक समय? तो मुझे लगता है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देशभक्ति पाठ्यक्रम के आने के बाद जब बच्चे 20 साल बाद, 30 साल बाद ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए देखेंगे तो वो पूछेंगे जी ये क्या है? तो जब हम उनसे कहेंगे कि क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो आने वाली पीढ़ी के बच्चे सोचेंगे अच्छा, ऐसा भी होता था क्या, कि तब क्या क्राइम को रोकने के लिए आपको पुलिस और सीसीटीवी की ज़रूरत पड़ती थी? तो ऐसे देशभक्ति पाठ्यक्रम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। धन्यवाद अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी जी।